जो कहानी आप देखने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। ये हमारी शादी की शुरुआत के दिनों में हुआ। मेरे पति और मैं अपने लिए एक आरामदायक घर की तलाश कर रहे थे जो कि अच्छा पड़ोस में हो। एक अच्छा घर मिलना बहुत ही मुश्किल चीज है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। कम से कम मुझे तो यही लगा। वो घर बेहद खूबसूरत था। 2 मंजिल का घर जिसके पीछे के हिस्से में पूल था और आगे एक सुंदर बगीचा। हमने नए घर के शुभ अवसर पर एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें हमने अपने कुछ खास दोस्तों और परिवार वालों को बुलाया। मेरे पति मार्लिन को ऐसे मौके पर फोटोज और वीडियोस लेने का बहुत शौक है। उस दिन भी वो सारी जगह अपने कैमरे को लेकर घूम रहा था और सभी मेहमानों को और मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे। सबने डांस किया, ड्रिंक्स पी और पूल में वॉलीबॉल खेला। मार्लिन और मैं एक बेंच पर बैठकर सबको खुश होते देख रहे थे। उसने मुझे माथे पर चूमा। हम एक साथ जिंदगी बिताने के लिए बेताब थे। मेरे दोस्तों ने मार्लिन को मुझे गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने के लिए कहा। मार्लिन ने वैसा ही किया और मेरा भाई हमारी वीडियो बनाने लगा। उसके बाद हम सब ने डिनर किया और एक एक करके सब चले गए। मैंने भी अपने कपड़े बदले और सोने चली गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मैंने बेड के साइड पर रखे स्टूल पर एक नोट देखा। मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। मैंने नाश्ता कर लिया है। मैं तुम्हें डिनर पर मिलूंगा जान। अपना ख्याल रखना। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैं बिस्तर से उठकर चलने लगी। मैं किचन में गई और वहां मैंने अपने लिए ब्रेड, बेकन और अंडे बनाए। अपने लिए एक गिलास ऑरेंज जूस डाला और खाने के लिए सोफे पर बैठ गई। पूरे घर में शांति थी। सुबह का वक्त था और मैं खिड़की से पक्षियों को आसमान में उड़ता हुआ देख सकती थी, लेकिन मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी। उस समय वो घर बहुत ही अलग लग रहा था। अचानक मुझे बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं चेक करने के लिए कमरे में गई तो मैंने देखा कि मार्लिन का कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था। शायद वो बेड स्टैंड से नीचे गिर गया होगा। मैं सोफे पर वापस आई और हमारी पार्टी की वीडियोस देखने लगी। कुछ समय के बाद मेरे और मार्लिन के घर के अंदर जाने वाली वीडियोस सामने आई और मैं वो चलाकर देखने लगी। मार्लिन ने मुझे अपनी बाहों में उठाया हुआ था और मैं हंस रही थी। हमारे पीछे घर का दरवाजा खुला हुआ था और अचानक उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वीडियो रोकी और उसे थोड़ा पीछे किया और वो वहां थी। एक अजीब सी दिखने वाली औरत की छवि दरवाजे से झांकती हुई और आंख झपकाते ही गायब। वो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी क्योंकि उसके बाल किसी सुई जैसे नुकीले थे और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवाएं अंदर आने लगी। मैं खिड़की के पास गई और मैंने देखा कि घने काले बादलों ने आसमान को घेर लिया है। जल्द ही तेज तूफान और भयंकर बारिश होने लगी। मौसम और भी ज्यादा डरावना हो गया था। मैंने अपने आप को यह कहकर मना लिया कि शायद कोई दोस्त हमारे साथ मजाक कर रहा होगा। मैंने नाश्ता खत्म किया और घर संभालने में लग गई। पूरी दोपहर काम करने में निकल गई। रात का खाने की तैयारी करने से पहले मैं नहाने के लिए गई। इस समय तक तूफान रुक गया था, लेकिन बारिश अभी भी आ रही थी। जैसे ही मैंने बाथरूम का नलका चलाया, पानी की जगह उसमें से काला कूड़ा निकलने लगा। ओह माय गॉड! मैंने फौरन नलका बंद कर दिया। जो भी उसमें से बाहर निकला वो बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने देखा कि उस कूड़े में काले बालों का गुच्छा भी था। उसे देखकर मुझे घिन आने लगी और मैंने बाहर निकलकर प्लम्बर को फोन कर दिया। जब तक वो नलका ठीक कर रहा था, मार्लिन भी घर आ गया। हे, क्या चल रहा है? पूछो भी मत। उसने मुझे गले लगाया और मैंने उसे सब बता दिया। खैर, तुमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। क्यों ना हम आज पास की चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लें? तुम बहुत ही अच्छे हो। हमने मुस्कुराकर एक दूसरे को किस किया। प्लम्बर चला गया और बाथरूम का नलका भी ठीक हो गया। डिनर के बाद मैं नहाने के लिए गई। अब नलके में से साफ पानी आ रहा था और मैंने उसे बाथटब भर लिया। उसमें लेटकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैंने एक सिप लेने के लिए अपने वाइन का ग्लास उठाया, छत से कुछ ग्लास में आ गिरा। वो बालों वाली बदसूरत चीज थी। वो एक चूहा था। मैं चिल्लाते हुए बाथटब से बाहर कूद गई और ग्लास मेरे हाथ से छूटकर बाथटब में ही गिर गया। वो चूहा मरा हुआ था और उसका सर नहीं था। बिना सर वाले चूहे की लाश बाथटब में तैर रही थी और मार्लिन मेरी चीख सुनकर भागते हुए आया। क्या हुआ? अब ये कहां से आया? ओह गॉड, ये क्या है? सर कटा चूहा? इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। कम ऑन शैली, शांत हो जाओ। ये बस एक चूहा है।
जिसने गलती से कहीं अपना सर फंसाकर कटवा लिया होगा। मजाक बंद भी करो, मैं सीरियस हूँ, हमारी वीडियो में भी कोई है। मुझे लगता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। मैंने उसका कैमरा उठाया और उसे वीडियो दिखाई। मालिन ने मेरी बात ये कहकर काट दी कि पार्टी में आया हुआ कोई इंसान होगा। हमारी लड़ाई हो गई और मैं सोफे पर जाकर सो गई। उस समय शायद रात के 2 या 3 बज रहे थे जब मुझे अपने गले पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली, मैंने देखा कि मालिन मेरे सामने खड़ा था। वो एक हाथ से मेरा गला दबा रहा था और उसके दूसरे हाथ में चाकू था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, जैसे उसके अंदर कोई शैतान बसा हो। मैंने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, मालिन, मालिन। वो उस चीज के वश से बाहर निकला और मुझे छोड़ दिया। वो अपने हाथ में चाकू देखकर हैरान था। मैं रोने लगी। क्या तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? नहीं नहीं, ये मैं यहां कैसे आया? इससे पहले कि मैं उसे समझा पाती, किसी राक्षस के गुर्राने की आवाज हुई और मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था कि आवाज मेरे पति मार्लिन के अंदर से आ रही थी। पलक झपकते ही उसके हाव भाव बदल गए। वो जमीन को देखते हुए पुतले की तरह खड़ा रहा। उसी तरह घूरते हुए वो जोर जोर से सांस लेने लगा। मार्लिन, मार्लिन, ये तुम्हें क्या हो रहा है? मैं धीरे धीरे सोफे से उठकर उल्टे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक मैंने एक औरत की परछाई को मार्लिन के शरीर से निकलकर मेरी तरफ भागते हुए देखा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बाल किसी कील के जैसे नोकीले थे। मैंने मार्लिन को बेहोश होकर जमीन पर गिरते हुए देखा और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, वो परछाई मेरे अंदर से निकलकर आर पार हो गई। मैंने अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस किया। मेरी नाक से खून निकलने लगा और मेरे सर में इतनी तेज दर्द होने लगा जैसे कि अंदर नसें फट गई हूं। मार्लिन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसका शरीर सदमे से कांप रहा था। मैं किसी तरह उसके पास गई और उसका नाम पुकारा। करीब 10 मिनट बाद उसे होश आया। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों मौत को छूकर लौटे हों। हम उसी समय उस घर से निकलकर मार्लिन के पेरेंट्स के यहाँ चले गए। वो पास ही में रहते थे। अगली सुबह जब हम अपना सामान लेने वापस उस घर में गए तो हमने देखा कि वो घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। हर चीज टूटी, बिखरी और फटी हुई थी, जैसे वहां कोई तूफान आया हो। हमने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया और उस घर को भी। फिर हमने बैंक में फोन किया। ये घर हमें बैंक की द्वारा नीलामी में मिला था, इसलिए हम इसके इतिहास के बारे में कुछ जानते नहीं थे। बैंक वालों ने जो हमें बताया उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये घर जिस आदमी ने बनवाया था उसका नाम डाल्टन कैनिक था, जो यहाँ अपनी बीवी पेरिस के साथ रहता था। पेरिस अत्यंत चिंता करने वाली एक संदिग्ध औरत थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके पति का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसके शक करने की आदत जुनून में बदल गई और एक रात उसने उसी घर में अपने पति की हत्या कर दी। जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो उसने बाथटब में बैठकर अपने हाथ की नस काट ली। मार्लिन बैंक वालों पर गलत जानकारी देने के लिए केस डालना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। बैंक ने हमें एक नया घर दिलवाया जो पहले वाले से और भी बड़ा था, लेकिन उसकी उन्होंने और कोई कीमत नहीं ली। हम यहाँ पर काफी खुश थे, लेकिन जब भी मैं उस रात और परछाई को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सच है कि पेरिस की बुरी आत्मा उस घर में किसी भी शादीशुदा जोड़े को चैन से जीने नहीं देना चाहती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई भी उस घर को ना खरीदे। मैंने एक नया घर खरीदा। कम से कम हमारे लिए तो वो नया ही था। वो घर 60 साल पुराना था और उसमें पुराने घर के सारे अनुभव थे, जैसे कि टूटी दीवारें, टपकती हुई छत और चूहों का झुंड। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि वहां पुराने मालिक के बच्चों का ग्रोथ चार्ट बना हुआ था। घर के सबसे बड़े कमरे की अलमारी की एक दीवार पर वो चार्ट बना हुआ था, वो भी पेन से नहीं कि पेंसिल से, क्योंकि वो इतने बेकार लोग थे कि उन्हें अपने घर की सफाई की कोई फिक्र ही नहीं थी। हर किसी का नाम लिखा हुआ था और उसी के साथ डेट भी। टिमोथी 10/83, क्रैबी 5/85। मेरे हस्बैंड अंदर आए और उन्होंने पूछा, अब तक उसी को देख रही हो? कुछ। वो दीवार को देखने के लिए और करीब आया। हाँ, मुझे लगा पिछले मालिक के सिर्फ 2 ही बच्चे थे। हाँ, 2 ही तो थे। तो फिर यहां 3 नाम कैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? डेविड आगे बढ़ा और उसने तीसरे मार्क की तरफ इशारा किया। वो सबसे छोटा मार्क था, जमीन से सिर्फ कुछ ही इंच ऊपर, जिस पर ना टिमोथी लिखा था और ना ही क्रैबी, बल्कि उस पर लिखा था नोआ। मैंने सभी मार्क दोबारा चेक किए, लेकिन वहां कहीं और नोआ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ वही एक था।
हाँ, ये अजीब है। शायद उनका एक और बच्चा होगा जो जल्दी मर गया होगा। अरे नहीं, शायद ये बात नहीं है। शायद किसी दोस्त का बच्चा होगा जो खुद को अपनाना चाह रहा होगा या ऐसा कुछ। शायद। मुझे पिछले मालिक के लिए पहले ही बुरा लग रहा था। वो एक बूढ़ी औरत थी और जब हमने ये घर लिया तो हमें सुनने में आया था कि यह घर गिरवी था और इसके ऊपर वो अपना एक बच्चा पहले ही खो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में उन मार्क्स का मेरे दिमाग पर गहरा असर होने लगा। ना सिर्फ पिछले मालिक के साथ हुआ हादसा, बल्कि डेविड और मैं हमारे पहले बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे थे और ये मार्क एक क्रूर मजाक की तरह महसूस हो रहा था कि कितना वक्त लग रहा है। इसलिए हर बार जब मैं तैयार होने के लिए अलमारी खोलती, मेरी नजर सीधे उस एक मार्क की तरफ ही जाती और कभी कभी अब तक मां ना बन पाने का दुख मुझे गहराने लगता। क्या हम अलमारी को पेंट कर दें? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हम इसके कुछ दिनों बाद पेंट करें जब मेरी छुट्टी? प्लीज, मुझे इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, उसने कहा। तो हमने पेंट उठाया। हमें एक खूबसूरत नीला रंग चुना, जैसे सुबह सुबह आसमान का रंग होता है। अगले दिन नाश्ते के बाद मैं ऊपर बेडरूम में गई और वहां जाकर मैंने सारी अलमारी खाली कर दी। मैं अभी आधे रैक तक ही पहुंची थी जब मेरा उस पर ध्यान गया। सफेद और ग्रे रंग के सभी बिजनेस सूट में से एक लाल रंग का कपड़ा बाहर निकलते हुए दिखा। मैंने हैंगर से पकड़कर उसे बाहर निकाला। क्या? उस रैक पर किसी बच्चे के कपड़े लटके हुए थे। लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स। वो देखने में पुराने लग रहे थे, पहने हुए पुराने नहीं। वो बिल्कुल साफ सुथरे थे, बस जीन्स थोड़ी फीकी पड़ गई थी और टी शर्ट का स्टाइल काफी पुराना था। डेविड! वो अपनी अलमारी की साइड से पीछे मुड़ा। उसके कंधे पर एक पुरानी शर्ट लटकी हुई थी। हाँ, ये क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद मकान मालिक यहां भूल गया हो। मुझे यकीन है कि जब हम यहां आए तो अलमारी खाली थी। शायद हमारा ध्यान ना गया हो। मुझे लगता है कि मेरा ध्यान जरूर जाएगा। ठीक है, जो भी था, अब मैं इसे बाहर फेंक देता हूं। मैंने उसे भूलने की कोशिश की। हम पेंट करने में बिजी हो गए। अपने कपड़े वापस डालने के लिए मैंने 2-3 दिन का इंतजार किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो पेंट की तरह स्मेल करे। वो बुधवार का दिन था और अपने एक हाथ में कपड़े लिए मैंने अलमारी का दरवाजा खोला और मेरे होश उड़ गए। वहां अलमारी के कोने पर जहां सभी मार्क्स हुआ करते थे, एक मार्क रह गया। नोआ 10/79। बाकी सभी मार्क पूरी तरह मिट चुके थे। बस वही एक मार्क रह गया था, जैसे कि वो पेंट की परत से उठकर उभर आया हो। डेविड! कुछ ही सेकंड्स में वो वहां आ गया। क्या तुम ठीक हो, कैरी? वो मार्क अभी भी वहां है। मुझे लगता है कि मैं वहां पेंट करना भूल गया। मुझे माफ करना, मैं अभी वहां पेंट कर देता हूं। हम उस रात बहुत गहरी नींद में सो रहे थे जब मेरी आंख किसी आवाज से खुली। मैंने अपना फोन निकालकर देखा तो उस पर सुबह के 3:30 बज रहे थे और फिर मेरा ध्यान अलमारी की तरफ गया। उसका दरवाजा खुला था, बस थोड़ा सा, लेकिन वो खुला था और वहां से मैं अंदर का घुप अंधेरा भी देख सकती थी। क्या हमने इसका दरवाजा बंद नहीं किया था? मुझे डर के मारे पसीने आने लगे। मुझे इस बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं धीरे से बेड से उठी और फिर कमरे में चलने लगी। लकड़ी के फर्श पर थोड़ी आवाज होने लगी। मैंने लाइट जलाई और दरवाजा खोलकर अंदर देखा। वो नजारा देखकर मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। दीवार के चारों ओर ताजे पेंट पर लकीरें खींची हुई पेन की मदद से नोआ लिखा हुआ था। नोआ, नोआ, नोआ। कमरे की छत से लेकर उसके फर्श तक हर जगह। मैं अलमारी वाले कमरे से बाहर निकलकर चिल्लाने लगी, हमें पुलिस को बुलाना होगा। कोई वहां है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई हमारे घर घुस आया है और हमारे घर की दीवारों पर लिख रहा है। डेविड ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आता हूं, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई कहानी सुना रही हूं? जाओ, खुद जाकर देख लो। उसने जवाब नहीं दिया। वो बिस्तर से उठा और नीचे की तरफ जाने लगा और फिर एक और आहट हुई। अपनी आंख के किनारे से मैंने देखा कि अलमारी के अंदर रखे कपड़े हिल रहे थे। सीधे हाथ पर रखे हुए ब्लेजर बहुत हल्के से हिले, जमीन से कुछ ही फीट ऊपर, जैसे कोई बच्चा उसके पास से गुजरा हो। मैंने अलमारी का दरवाजा पकड़ा और उसे जोर से बंद कर दिया और फिर डर के मारे भागते हुए बिस्तर पर चढ़कर बैठ गई। डेविड! मैं आखिरकार एक बार फिर चिल्लाई। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आने लगी। वो भागते हुए अंदर आया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था जिसमें से पानी गिर रहा था। क्या हुआ? कोई वहां है। मैंने कपड़ों को हिलते हुए देखा। हे भगवान, हे भगवान, कसम से मैंने अंदर एक बच्चे को देखा है। ठीक है, ठीक है। डेविड अलमारी की तरफ चलने लगा। उसे मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने कंबल लपेट लिया। मैं बहुत डरी हुई थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया और दरवाजा खुलते हुए आधा बंद हो गया।
ओह नहीं, डेविड की आवाज में डर था। तुम सही कह रही थी, यहाँ तो हर तरफ लिखा हुआ है। वहां से बाहर निकलो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहां किसी को देखा है। यहाँ कोई नहीं, मैं कपड़ों के भी चेक कर रहा हूँ यहाँ। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो रुक गया। डेविड, डेविड! मैंने खुद को हिम्मत करके बिस्तर से नीचे उतारा। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मैं अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। अंदर से सुनहरे रंग की लाइट फर्श और कारपेट पर पड़ रही थी। मैं दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई, बस कुछ ही दूरी पहले। डेविड! मैंने फुसफुसा कर कहा। इस बार शांति नहीं बल्कि हल्की सी किलकारी की आवाज आई, एक बच्चे की किलकारी। मैंने दरवाजा खोला। डेविड कमरे के बीचों बीच खड़ा था, बिना कोई हरकत किए। उसके चेहरे पर डर का भाव था और वहां जमीन पर, ओह गॉड, उस नजारे को देखकर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। ना तो कोई बच्चा और ना ही कोई भूत, बल्कि एक औरत। वो जमीन पर बैठी थी, हमारे कपड़ों के बीच। उसके सफेद बाल गंदे और बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में जंगलीपन था और हाथ में एक पेन। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द निकलने के बजाय, कुछ कहने के बजाय, वो एक बच्चे की तरह जोर जोर से किलकारियां करने लगी। वो एक बच्चे जैसे बर्ताव करने की कोशिश कर रही। फिर वो हमारे पास आकर रुकी और उसने हमें अपनी नीली जंगली आंखों से घूरा और कहा, ये उसका घर है और तुमने इसे ले लिया। डेविड चलाया और हम दोनों उस अलमारी वाले कमरे से बाहर आ गए और हमने उसे बाहर से बंद कर दिया। पुलिस 15 मिनट बाद आई। उन्होंने इस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया और बाद में पता चला कि वो औरत पिछले परिवार की नौकरानी थी। इसका और इसके मालिक का अवैध संबंध था, जिस वजह से इन्हें एक बच्चा पैदा हुआ, नोहा। जब इस बारे में मकान मालकिन को भनक हुई तो उसने उस बच्चे को मार डाला। हालांकि उस बच्चे की लाश कभी बरामद नहीं हुई और जब से ही यह औरत पागल हो गई। उसकी दिमागी हालत को देखते हुए कोर्ट ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करने का फैसला किया। पुलिस उम्मीद कर रही है कि जैसे ही उसकी हालत में सुधार आएगा, तभी वो बता पाएगी कि आखिरकार नोहा के साथ क्या हुआ था। नए घर में जाना एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, खासकर तब जब आप अकेले पेरेंट हो। बहुत साल पहले मेरी बीवी एक कार एक्सीडेंट के कारण चल बसी और थॉमस, हमारा बेटा, वो बहुत छोटा था। उसे अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं। उस समय हमने तय किया था कि हम एक बहुत ही सुंदर घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जहां गार्ड की सुरक्षा हो, और उसकी याद में मैंने बहुत मेहनत की। और हालांकि इसमें कुछ साल लगे, लेकिन मैंने वैसे ही घर खरीद लिया। मेरी मॉम कार्मेन बहुत ही बूढ़ी औरत थी। वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो मेरे छोटे से बेटे के ख्याल रखने में मेरी बहुत बड़ी मदद हो सकती थी। मैंने अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी ली और नए घर में अकेले ही सामान संभालने में लग गया। थॉमस बहुत ही अच्छा बच्चा था, इसलिए मैं उसके कार्मेन के पास कुछ दिनों के लिए छोड़कर यहाँ आ गया। उसे एक रात से पहले सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। अपनी मॉम के घर जाने से पहले किसी ने मेरे नए घर की घंटी बजाई। क्या आपको कुछ चाहिए सर? मैंने बंद दरवाजे से उससे शक भरी आवाज में पूछा। मैं किसी भी हालत में उस पागल आदमी को अपने घर के अंदर नहीं घुसाने वाला था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नए पड़ोसी, मैं बस तुम्हें हेलो कहने आया था। मेरा नाम द वॉचर है। दरवाजे के पीछे खड़े उस आदमी की आवाज सुनकर मुझे डर लगने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और उसे जवाब दिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर द वॉचर। आप बुरा ना माने तो अब मैं अपना काम कर लूं। ओह, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मुझे माफ कीजिएगा। इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आपको एक चेतावनी दे दूं। ये घर मेरे परिवार के लिए बहुत खास है। मेरे दादा की पीढ़ियों ने भी यहाँ रखवाली का काम किया था। मेरे पिता ने भी मरने से पहले तक यहाँ रखवाली की थी, और मेरा बेटा भी यहाँ काम करेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ आकर रहने के लिए रोकने आया हूँ। सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इसलिए चले जाओ मेरे घर के आगे से, इससे पहले कि मैं तुम्हें गायब कर दूं, पागल आदमी। तो भी ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। मुझे यकीन है कि मैं आपसे और आपके परिवार से दोबारा फिर मिलूंगा। उसके इस जवाब से गुस्सा होकर मैंने दरवाजे पर चाबी लगाकर उसे खोला और उस आदमी से बात करने के लिए बाहर निकला। क्या कहा तूने? लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, वहां कोई नहीं था। वो आदमी जा चुका था। कुछ दिनों बाद मैं और मेरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो गया। थॉमस अपने नए घर में आकर बहुत खुश था, लेकिन हम चाहे इस घर में कितना भी वक्त क्यों ना गुजार लें, लेकिन मैं उस आदमी के साथ हुआ सामना नहीं भूल सकता। जैसे ही कुछ दिन बीतने लगे, अजीब अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा है। मुझे रात में परछाई दिखाई देती और यहाँ तक कि खाली कमरे में आवाजें भी सुनाई देती थी। पूरे घर में मैं अकेला था,
तो इन सब चीजों का एहसास हो रहा था। क्या ये मेरा वहम था या फिर मैं जरूरत से ज्यादा ही सतर्क हो रहा था? वजह चाहे जो भी हो, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने घर के सभी कोनों में कैमरा लगा दिया। उसकी फुटेज मेरे फोन से कनेक्टेड थी। मैं वो सब देख सकता था जो मेरे घर में हो रहा था, इसलिए मैं ऑफिस चला गया। उस नए घर में शिफ्ट होने के 3 हफ्ते बाद मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन आया। मैं अपने ऑफिस में बैठकर कॉफी बना रहा था। उस दिन ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, मैं ऊब रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर के कमरों पे एक नजर घुमाई जाए। लेकिन एक हरकत ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। थॉमस के कमरे का कैमरा काम नहीं कर रहा था। मैंने घर के हर कैमरे में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने अपनी माँ को डाइनिंग रूम में बैठे हुए देखा, इसलिए उन्हें फोन कर दिया। हे मॉम, क्या आप जाकर देख सकते हैं कि क्या थॉमस ठीक है? नहीं, वो अपने कमरे में है और उसके कमरे का कैमरा काम नहीं कर रहा। तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए बेटा, थॉमस बहुत समझदार बच्चा है, वो मुसीबत में नहीं फंसेगा। हाँ मैं जानता हूँ, और मैं आपको ऐसी बातों के लिए आगे कभी परेशान नहीं करूंगा। ये तो बस अभी, क्योंकि हम हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, और फिर तुम्हें फोन करती हूँ। तुम शांत रहना। शुक्रिया मॉम। उनसे बात करके मुझे कुछ देर के लिए बेहतर महसूस होने लगा। मैं कैमरे की मदद से देख सकता था कि किस तरह मेरी मॉम दिक्कतों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही हैं। इतने में ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये देख लूं कि क्या थॉमस के कमरे के कैमरे का माइक्रोफोन चल रहा है या नहीं। और जब मुझे पता चला कि वो ठीक से काम कर रहा है तो मैं और भी डर गया। इस घर ने तुम्हें चुना है प्यारे थॉमस। तुम्हारी किस्मत कुछ और हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे पिता के लालच ने तुम्हारी तकदीर बदल दी है। ये तो उसी द वॉचर की आवाज थी। वो थॉमस के कमरे में था। ना ही मैं उसे सिर्फ सुन सकता था, बल्कि मैं एक बच्चे की हल्की हल्की रोने की आवाज और रोते रोते कुछ कहने की आवाज भी सुन पा रहा था। क्या उसने मेरे बेटे के साथ कुछ कर दिया था? मैं अपने ऑफिस से भागा। मेरे डेस्क पर कॉफी गिर गई। मेरे हाथ में मेरी गाड़ी की चाबी थी और दूसरे हाथ में फोन, जिससे मैं पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देता। मैं कामन को फोन करने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन वो उठा नहीं रही थी। जैसे ही मैं अपने कार में आकर बैठा, मैंने उसे तेजी से चालू किया और बिना सड़क पर ध्यान दिए उसे और भी तेजी से चलाने लगा। एक ही कैमरा था जिसके आगे हरकत हो रही थी। वो था सीढ़ियों के पास वाला कैमरा, जहां मैंने अपनी मॉम को धीरे धीरे चढ़ते हुए देखा। एक तरफ ये कैमरा मुझे ये दिखा रहा था और दूसरी तरफ थॉमस के कैमरा से मुझे उसके रोने और उस आदमी से बात करने की आवाजें आ रही थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस घर की अपनी ही एक जिंदगी है। ये एक रहस्य है जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताते आए हैं। ये घर नाराज है। वो तुम्हें, तुम्हारे डैड और यहाँ तक कि तुम्हारी प्यारी दादी जैसे लोगों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं देता। लेकिन तू फिक्र मत कर प्यारे बच्चे, मैं तुम सब लोगों को शुद्ध करने के बारे में जानता हूँ, और तुम्हारे पिता ने भी यही रास्ता चुना है। और उनका शुक्रिया अदा करना होगा कि उन्होंने तुम्हें हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बनने का मौका दिया। उस पागल की बातों को सुनकर मैं अपनी गाड़ी और तेजी से चलाने लगा। मुझे अपने परिवार को बचाना था। मेरी माँ इस आदमी के आगे कुछ नहीं कर पाती। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मैंने उन्हें भी उसके आगे भेज दिया था। आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा था? मैं कैमरा से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। मैं चाहता था कि बस कोई चमत्कार हो जाए कि वो खुद को वहां जाने से रोक ले, या फिर किसी न किसी तरह पहले मेरे बेटे को बचा ले। कोई चमत्कार तो नहीं हुआ, बल्कि एक और बड़ा हादसा जरूर हो गया। जब मेरी नजर कैमरे की तरफ थी तो मैंने गाड़ी के बाहर एक बड़ी ब्रेक लगने की आवाज सुनी, और जब मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो मेरी गाड़ी किसी और गाड़ी के साथ टक्कर खाने लगी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ, लेकिन मुझे फौरन एहसास हो चुका था कि गलती मेरी ही है। उसके बाद जो आखिरी चीज मुझे याद है वो ये थी कि टक्कर होने की वजह से मेरी गाड़ी के शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गए, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैं दर्द में हॉस्पिटल में उठा और मैंने देखा एक नर्स मेरे बिस्तर का तकिया बदल रही थी। जैसे उसने मुझे होश में आते देखा, उसने पुलिस को बुला लिया। अगले ही पल मेरे कमरे में एक मेल और एक फीमेल पुलिस ऑफिसर आ गए। क्या हुआ? मैं कब से यहाँ हूं? शांत हो जाइए सर, आप 3 दिनों से बेहोश थे। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे। ये तो एक चमत्कार है कि किसी और को चोट नहीं आई। थॉमस, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ? मैं अपने घर लौट रहा था, मेरे घर में एक आदमी घुस आया था। मैं जानती हूँ कि आप अभी इस खबर को सुनने की हालत में नहीं है, लेकिन वो दोनों नहीं बच पाए। वो आदमी उनका कत्ल कर चुका था जो हमें आपके घर में मिला। इसके बाद वो औरत मुझे और भी बातें बताने लगी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब मैं लौट कर घर आया तो किसी भी चीज का नामो निशान नहीं था, ना ही उस हत्यारे का और ना ही मेरे परिवार का। मैं पुलिस की बातों को याद करके रोने लगा जब उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की मौत सांस न मिलने की वजह से हुई, जबकि उसके शरीर पर जगह जगह चाकू मारने के निशान भी थे। मैं अपने फोन खो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने अपने घर के कैमरास को चेक किया। हालांकि मैं अपने बेटे को नहीं देख पाया,
लेकिन मैंने देखा कि किस तरह उस आदमी ने मेरे बेटे के कमरे से निकलकर मेरी मॉम के बालों को पकड़ा और उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उनकी मौत एकदम से नहीं हुई, काफी देर तक उनके शरीर से खून बहता रहा। वीडियो के अंत में वो आदमी सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर मेरे आने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब उसने पुलिस को आते देखा तो बिना किसी बचाव के उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही मैंने वीडियो देखना खत्म किया, मैंने खिड़की के बाहर देखा और वो वहीं खड़ा था। द वॉचर सड़क के दूसरी ओर खड़ा होकर मुझे घर की तरफ देख रहा था। मुझे फौरन एहसास हो गया कि ये वही आदमी नहीं है। हालांकि इसने भी मास्क पहना हुआ था, लेकिन ये काफी छोटा और पतला था। उस पागल आदमी ने जो मुझे कहा था वो सच था। जब वो चला जाएगा तो उसका बेटा उसकी जगह लेगा। मुझसे अब ये और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं वहां चला गया जहां मेरी मॉम रहती थी। ये लोग जीत गए थे। मैंने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर अब भी लड़ने की शक्ति थी। मैंने मिट्टी के तेल की कैन खरीदी, माचिस उठाई और उस घर में वापस गया जहां यह सब कुछ शुरू हुआ था। अब कोई और इस मनहूस जगह पर पैर नहीं रखेगा।